मोहिनी अपनी सेठानी राधिका के घर का काम खत्म करके अपने घर वापस आती है और अपने घर का काम करती है। साथ ही रात का खाना भी तैयार करती है। कुछ देर बाद वो अपने पति बंसी और अपनी बेटी कावेरी के साथ बैठकर आराम से खाना खाती है और सोने से पहले वो जमीन पर पानी डालकर उसे गीला कर देती है। तभी कावेरी कहती है, माँ ये क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं बेटा, हम गरीबों का पलंग अमीरों के पलंग की तरह नरम और मुलायम तो होता नहीं है। ये जमीन ही हमारा पलंग है, तो इसलिए पानी डालकर इसे थोड़ा बहुत ठंडा कर रही हूँ ताकि रात को ज्यादा गर्मी न लगे। माँ क्या हमारे घर में कभी पलंग नहीं होगा? आराम मुलायम ना सही पर वो तखत जैसा पलंग वो भी नहीं होगा क्या? होगा ना लाडो, जरूर होगा। हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, फिर हम अपने लक्ष्य पर जल्दी पहुँच जाते हैं। चल अभी के लिए यही पलंग है, इस पर सो जा। जी माँ ठीक है, पर आप जल्दी दूसरा पलंग घर में ले आना। अब अपनी मासूम बेटी को क्या कहूँ कि पलंग क्या, मेरे पास एक नई खाट तक लेने के लिए पैसे नहीं है। ये धरती ही हम गरीबों का पलंग है। ये सब सोचते हुए मोहिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और नम आंखों से अपनी बेटी को गले लगाकर सो जाती है। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है और एक शाम जब मोहिनी राधिका के घर से निकल रही होती है, तभी राधिका बोलती है, सुन मोहिनी, जी मालकिन कहिए। कल मेरे घर पर कन्या बैठानी है, तो तू भी अपनी बेटी को ले आना। जी मालकिन ले आऊंगी। हाँ, कल थोड़ी जल्दी आ जाना क्योंकि काम काफी सारा है। जी मालकिन मैं आ जाऊंगी। इतना कहकर मोहिनी वहाँ से घर आ जाती है और खाना खाकर आराम से सो जाती है। अगले दिन सुबह वो कावेरी के साथ राधिका के घर जाती है और राधिका को देखकर कावेरी कहती है, नमस्ते मालकिन। नमस्ते बेटा। मोहिनी, तेरी बेटी तो बहुत सुंदर और गुणी भी है। जी शुक्रिया मालकिन। चलो तुम रसोई का काम संभाल लो, तब तक घर के सभी लोग पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे हैं। ठीक है, मेरे आने तक सारा खाना तैयार रखना। जी मालकिन, जैसा आप कहें। मोहिनी की बात सुनकर राधिका निश्चिंत होकर अपने परिवार के साथ पूजा करने के लिए मंदिर चली जाती है। उसके जाने के बाद कावेरी अपनी माँ से कहती है, माँ क्या मैं खाना पकाने में आपकी मदद करूँ? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं कर लूंगी सब, तू आराम से बैठ जा। माँ क्या मैं ये घर देख लूँ घूमकर? कोई शैतानी नहीं करूँगी। ठीक है बेटा, घूम ले। अपनी माँ की हाँ सुनकर कावेरी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो राधिका के बड़े से घर में घूमने लगती है। इतना बड़ा घर और घर की सजावट देखकर कावेरी बहुत खुश होती है। तभी वो घूमती घूमती राधिका के कमरे में चली जाती है, जहाँ गोल पलंग रखा हुआ था। साथ ही उस पर सुंदर सी चादर बिछी हुई थी और बहुत सारे सुंदर कवर चढ़े हुए तकिए भी रखे हुए थे। ये सब देखकर कावेरी कहती है, अरे वाह, कितना सुंदर और गोल पलंग है। इस पर कौन सोता होगा? क्या इसे छूकर इस पर बैठकर देख लूं? माँ गुस्सा तो नहीं हो जाएंगी ना? कोई है नहीं। माँ खाना बना रही है, बस थोड़ा सा बैठकर देख लेती हूँ। आज तक मैं कभी पलंग पर नहीं बैठी हूँ और इतने सुंदर पलंग पर तो कभी भी नहीं। इतना कहकर कावेरी थोड़ा सा डरती हुई पलंग के पास जाती है और उसे छूकर देखती है, जिसके बाद वो इधर उधर देखती है और पलंग पर आराम से बैठ जाती है। पलंग पर बैठते ही कावेरी को बहुत मुलायम महसूस होता है और वो खुद से कहती है, कितना सुकून भरा है ये। ऐसा लग रहा है जैसे मैं पलंग पर नहीं बल्कि रूई के बादल पर बैठी हुई हूँ। कितना मजा आ रहा है इस बेड पर बैठकर। जो इस पर सोता होगा उसको तो कितना मजा आता होगा। इस पर तो लेटते ही सारी थकान छूमंतर हो जाती होगी। मैं भी लेट जाऊँ क्या? कावेरी जैसे ही पलंग पर लेटने लगती है, तभी उसे कार के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है और वो जल्दी से पलंग से उठकर खड़ी होती है और चादर पर आए सिलवटों को ठीक कर देती है। फिर भागकर मोहिनी के पास जाती है। तभी वहाँ राधिका आती है और कहती है, मोहिनी, खाना बन गया? सभी बच्चे आते ही होंगे। जी जी मालकिन, सब कुछ तैयार है, बस बच्चों के बैठने के लिए मैं चादर बिछा देती हूँ। ठीक है बेटा, तुम भी बाकी सभी कन्या के साथ बैठकर आराम से खाना खा लो, ठीक है? जी मालकिन। मोहिनी जल्दी से सभी बच्चों के बैठने का इंतजाम कर देती है। कुछ ही देर में छोटी छोटी कन्या राधिका के घर आती हैं। कन्या बैठ जाती है। कावेरी भी सभी के बीच आराम से बैठ जाती है और माता रानी के नाम से बना हुआ भोजन खाती है। सारा काम हो जाने के बाद राधिका कावेरी के पास जाती है और कहती है, कावेरी बेटी, सभी कन्या चली गई है, अब तुम भी अपनी माँ के साथ चली जाओगी। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ कपड़े हैं मेरी छोटी बेटी के, वो ले जाना और पहन लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन, आप बहुत अच्छी हैं। शुक्रिया बेटा, पर तुम बहुत प्यारी हो। कभी कभी मोहिनी के साथ आ जाया करना यहाँ, हम सब बातें करेंगे।
मोहिनी, बचा हुआ खाना ले जाना और कावेरी के लिए जो कपड़े निकाले हैं वो सोफे पे रखे हैं, ले जाना उनको। मोहिनी बचा हुआ खाना पैक कर लेती है और सोफे से कपड़े भी ले लेती है, जिसके बाद वो कावेरी के साथ वापस घर आ जाती है। कावेरी बार बार पलंग पर बैठने के उस एहसास को याद करके मुस्कुराने लगती है। उसे मुस्कुराता देख मोहिनी कहती है, क्या हुआ बेटा, तू इतना खुश किस बात से हो रही है? माँ, वो जो मालकिन के घर में गोल वाला पलंग है, आज मैं उस पर एक दफा बैठी। माँ, सच में ऐसा लग रहा था जैसे मैं रूही पर बैठी हूँ। वो इतना ज्यादा मुलायम था। हाँ बेटा, जानती हूँ। पर माँ, हमारा एक ही घर है जहाँ पर पलंग क्या खाट भी नहीं है, और हमारा पलंग यानी कि जमीन, वो तो इतनी भी ज्यादा मुलायम नहीं हो सकती है। काश कि हमारे पास भी मालकिन के जैसा पलंग होता। कोई बात नहीं बेटा, हम गरीब हैं, गरीब का पलंग यही होता है। और तू चिंता मत कर, एक दिन पलंग होगा हमारे पास। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है। कावेरी अपने गरीब घर में पलंग आने के ख्वाब लेने लगती है। ऐसे ही एक दिन मोहिनी बाजार से कुछ रुई लाकर उससे एक छोटी सी बिछौनी बनाकर कावेरी को देती है और बोलती है, कावेरी बेटा, मेरे पास पलंग लाने के लिए तो पैसे नहीं है बेटा, पर तुझे जमीन पर सोने से तकलीफ ना हो इसलिए मैंने थोड़ी रुई डालकर तेरे लिए बिछौनी बना दिया। तू जमीन पर इसे बिछाकर सो जाना बेटा। सच में माँ, ये मालकिन के पलंग की तरह मुलायम होगा ना? शुक्रिया। रात को जैसे कावेरी अपनी माँ की बनाई बिछौनी बिछाकर उस पर सोती है, वो उसे राधिका के पलंग की तरह मुलायम नहीं लगता है, पर फिर भी वो अपनी माँ की मजबूरी समझते हुए उसे ही शाही पलंग समझकर सो जाती है। ऐसे ही एक दिन मोहिनी राधिका के घर जाती है तो देखती है राधिका घर के एक पलंग का गद्दा बदलवा रही है। ये देखकर मोहिनी कहती है, मालकिन, आप अपने इस पलंग का गद्दा क्यों बदल रही हैं? बस यूं ही मोहिनी, मैंने नया गद्दा खरीदा है तो पुराना फेंक दूंगी। मालकिन, अगर आप बुरा ना माने तो इस पुराने गद्दे को मैं अपने साथ घर ले जाऊं? ठीक है। और सुनो, वो जो पुरानी फोल्डिंग रखी है ना स्टोर में, वो भी ले जाना। राधिका की बात सुनकर मोहिनी जल्दी से फोल्डिंग और गद्दा घर ले जाती है और घर जाकर फोल्डिंग बिछाकर उस पर गद्दा बिछा देती है, जिसके बाद वो उस पर एक सुंदर सी चादर बिछाकर उसे एक पलंग में बदल देती है। कुछ देर बाद जैसे ही कावेरी घर आती है तो घर पर पलंग देखकर खुश हो जाती है और फटाफट से उस पर चढ़कर उछलने लगती है और बोलती है, माँ, आपने अपना कहा सच कर दिखाया। आप घर में मालकिन जैसा नरम मुलायम पलंग ले आई। हम गरीब भी अब मुलायम पलंग पर सोएंगे। पर माँ, सच कहूँ तो मेरा असली पलंग आपकी बाहें हैं। जो सुकून मुझे मुलायम पलंग में नहीं देगा, वो सुकून आपकी बाहें देंगी। इतना कहकर कावेरी मोहिनी को गले लगा लेती है। इस तरह एक अमीर की उतरन से एक गरीब के घर में खुशी आ जाती है। साथ ही कावेरी का नरम पलंग पर सोने का सपना भी पूरा हो जाता है। निधि अपनी सास उमा और पति दीपक के साथ रहती थी। निधि का पति दीपक काफी ज्यादा शराब पीता था। ऐसे ही एक रात काफी देर में दीपक शराब के नशे में धुत घर आता है और दरवाजे पे ही चिल्लाने लगता है, कहाँ है तू? चल यहाँ, तेरी वजह से मेरे यार ये हालत हो गई है। कहाँ है? जल्दी आ। दीपक की आवाज सुनकर वहाँ निधि जाती है और अपने पति को नशे में देखकर निधि उसे घर के अंदर लेकर आती है। दीपक निधि को जोर से एक थप्पड़ मारता है। चल यार यहाँ से। जब से तू मेरी जिंदगी में आई है ना साला, जिंदगी ही बर्बाद हो गई। तू मेरी जिंदगी की ना सबसे बड़ी पनौती है। तू मर क्यों नहीं जाती है? एक काम कर ना, तू जाके कहीं मर जा। उससे ना हम सबको बहुत खुशी होगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? और आपको कितनी बार मना किया है कि आप पीकर मत आया करिए। आपकी तबीयत खराब हो रही है पीने की वजह से। कभी तो मेरी बात मान लीजिए। कौन कम वक्त बर्दाश्त करने को पीता है? हम तो पीते हैं ताकि यहाँ आकर बैठ सके, तुम्हें देखने के बाद तुम्हें बर्दाश्त कर सके। अब मैं तेरी कोई बात नहीं मानूंगा। मेरे अभी इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि मैं तेरी बात सुनूं। और तू मुझे सिखाने वाली कौन होती है? तेरा पति मैं हूँ, तो तू मेरी सुनेगी, ना कि मैं तेरी। दीपक नशे में ही निधि पर हाथ उठाया जा रहा था बार बार। तभी निधि की सास उमा आती है और निधि को रोता हुआ देखकर निधि से कहती है, अब ये क्या मगरमच्छ के आंसू दिखा रही है? मेरे बेटे को अपने जाल में जब फंसाया था तब याद नहीं आया, अब यहाँ रो रही है। ये सब तेरी वजह से ही हो रहा है। माँ जी, इन सब में मेरी क्या गलती है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। क्या कह रही है तू? तूने कुछ नहीं किया?
अरे अच्छा खासा था मेरा बेटा, कभी शराब को हाथ नहीं लगाया उसने, लेकिन तू जब से उसकी जिंदगी में आई है, जिंदगी में ही ग्रहण लगा दिया। अब देख उसकी क्या हालत हो गई है। माँ जी, अगर आपको ये लगता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, लेकिन सच में मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा कि दीपक की ये हालत हो। सब कुछ बर्बाद करके बोल रही है कि ऐसा नहीं चाहती थी। मुझे तो तू शुरू से ही पसंद नहीं थी। मैं तो चाहती ही नहीं थी कि तू मेरे घर की बहू बने। मेरे बेटे ने जिद कर ली और तुझसे शादी कर ली। बेचारे को यही अंजाम मिला तुझसे शादी करने का। कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाती तू? निधि अपने पति और सास से काफी ज्यादा खरी खोटी सुनती थी और सुनकर रोने लग जाती थी, क्योंकि निधि कुछ नहीं कर सकती थी। आखिर उसने अपनी पसंद से शादी जो की थी, इसलिए वो अब चुपचाप सब कुछ सह रही थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। दीपक अब इतना पीने लग जाता है कि नौकरी तक छोड़ देता है। ये देखकर निधि और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, अब तो दीपक ने काम भी छोड़ दिया है, घर का राशन पानी भी खत्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? आप दीपक से बात करिए ना। दीपक आपकी बात को कभी नहीं टालेगा। उन्हें कहिए ना नौकरी करने को। मेरे बेटे ने नौकरी छोड़ दी? तेरे मुंह से एक बार ये नहीं निकला कि क्यों छोड़ी, कोई परेशानी तो नहीं? लेकिन नहीं, तुझे तो अपने ऐशो आराम की ही पड़ी है ना। कैसी बेशरम लड़की है तू। माँ जी, मैं उनके भले के लिए ही बोल रही हूँ। अगर वो काम करेंगे तो उनका मन यहाँ वहाँ नहीं भटकेगा और शायद वो पीना भी छोड़ दे। आप बात करो ना माँ जी। मेरे बेटे का अगर मन करेगा तो वो काम करेगा और नहीं मन करेगा तो वो नहीं करेगा। इसमें तू बीच में मत बोल। और रही बात काम करने की, तो तू घर पर ही पड़ी रहती है। तू क्यों नहीं काम कर लेती? तू भी तो मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है ना। खुद को बहू मानती है ना इस घर की, तो बहू होने का फर्ज निभा अच्छे से। निधि घर के हालातों को लेकर काफी परेशान हो गई थी। एक दिन वो उदास घर में अकेली थी। तभी उमा की पड़ोसन विमला वहाँ आती है और निधि को उदास देखकर कहती है, अरे निधि बहू, क्या हुआ तुझे? तू इतनी उदास क्यों लग रही है? किसी ने कुछ कहा है क्या तुझे? आंटी जी, आपको तो पता है मैंने और दीपक ने अपनी मर्जी से शादी की है, लेकिन शादी को लेकर माँ जी बस मुझे ही ताने देती रहती हैं। दीपक ने काम भी छोड़ दिया है। अब घर का खर्चा चलाना तक मुश्किल हो गया है। बहू, ये सब तो मैं शुरू से ही देखते हुए आ रही हूँ। तेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन तुझे ही अपने लिए आवाज उठानी पड़ेगी। तू इतनी पढ़ी लिखी है, खाना भी अच्छा बनाना जानती है, तू ही कुछ कर अब। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ आंटी? शादी के बाद तो मैंने कोई बाहर का काम भी नहीं किया है। तुझे याद है एक बार तूने मेरे बेटे के जन्मदिन पर तंदूरी मोमोज बनाए थे? वो सबको बहुत अच्छे लगे थे। तू अपना तंदूरी मोमोज का काम शुरू कर सकती है। निधि विमला की बात मानती है और अब तंदूरी मोमोज का बिजनेस शुरू करती है। निधि काफी मेहनत करती है। लोगों को उसके तंदूरी मोमोज भी काफी पसंद आ रही थी, लेकिन अब भी निधि के घर वालों का व्यवहार पहले की तरह था। एक रात निधि काफी लेट घर आती है, जिस पर उसकी सास गुस्सा करते हुए कहती है, बहू, ये कोई टाइम होता है क्या घर आने का? तेरे कुछ ज्यादा ही पंख निकल गए अब। माँ जी, अभी भी मोमोज बच रहे थे और ग्राहक भी आ रहे थे। ऐसे में मैं कैसे अपना ठेला लेकर घर आ जाती? अब देखो, सारे मोमोज भी खत्म हो चुके हैं। आपको पता है माँ जी, सबको मेरे बनाए हुए मोमोज बहुत पसंद आते हैं। लोग मेरी बहुत तारीफ भी करते हैं। मैंने तेरी तारीफ नहीं पूछी, बल्कि घर देर से आने का कारण पूछा है। हम तुझे कुछ कहते नहीं है, बाहर जाकर काम करने के लिए भी बोल दिया है, लेकिन तू तो गुलछर्रे उड़ाने लग गई है। रात में इतनी देर से घर आने लग गई है। बता, किस लड़के के साथ तू आशिकी लड़ा रही थी? माँ जी बस करो। अरे हद होती है। मैं पूरे दिन वहाँ मोमोज बेचती हूँ, मेहनत करती हूँ। कभी आपने मेरी मेहनत को नहीं देखा, लेकिन आज जरा मैं देर से घर आ गई तो आप मेरे चरित्र पर सवाल उठा रही हो। तूने कोई फूल माला पहनाने वाले तो काम किए नहीं है जो मैं तेरी तारीफ करूँ। काली करतूतें करेगी तो यही कहूँगी ना मैं। माँ जी, शायद आप भूल रही हो कि इस घर का खर्चा मैं ही चला रही हूँ, वो भी तंदूरी मोमोज के बिजनेस से। अगर मैं अपना बिजनेस बंद कर दूंगी तो आपको ही यही दिक्कत होगी। बिजनेस? क्या तू अंबानी लग रही है? अरे एक ठेला चलाती है, ठेला को बिजनेस कब से बोलने लग गए? माँ जी, उस ठेले से ही आपका पेट भर रहा है। आपके निकम्मे बेटे को 2 वक्त की रोटी मिल रही है। अगर आप चाहती हो कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर में बैठ जाऊं तो ठीक है,
इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। निधि अपनी सास को जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। उमा भी अब कुछ नहीं बोलती। वक्त के साथ साथ निधि भी अब तरक्की कर रही थी, लेकिन निधि को ऐसे आगे बढ़ता हुआ देखकर ना तो दीपक ठीक से खुश रह पा रहा था और न ही उसकी सास। माँ, इस निधि का बहुत ज्यादा हो रहा है। मेरी बातों का उल्टा जवाब देने लग गई है। इसका ना बहुत हो गया है। वही तो मैं भी कब से सोच रही हूँ कि इसकी जुबान जो अब कैंची की तरह चलने लगी है उसका क्या करूँ। और अब तो ये धमकियाँ भी देने लग गई है कि ठेला बंद कर दूंगी, फिर खाने को नहीं मिलेगा। बात तो उसने सही कही है माँ। अगर उसने काम छोड़ दिया तो हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो काम भी ना छोड़े और हमारे आगे झुक के भी रहे। दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं, लेकिन निधि अब अपने बिजनेस को नीचे नहीं गिरने दे रही थी। फिर माँ बेटा बहुत तंग हो जाते हैं। निधि शाम के समय जैसे ही घर में पैर रखती है कि तभी दीपक निधि को एक जोर से थप्पड़ लगाता है। बहुत पर निकल आई ना तेरे। अब तू मुझे उल्टा जवाब देने लग गई है। बस बहुत हो गया। मुझे लगा था कि आप लोग सुधर जाओगे। मैं इतना सब कर रही हूँ वो तो दिखेगा ही, लेकिन मैं गलत थी। आप लोग कभी नहीं सुधर सकते। तूने मेरी माँ को नीचे गिराया, आज तू मेरे हाथ से बचेगी नहीं। अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा है, तो तुम होते कौन हो मुझ पर हाथ उठाने वाले। मैं तुम्हें तलाक दे रही हूँ। आज से हमारे सारे रिश्ते खत्म। निधि अपनी सास और दीपक के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर देती है और फिर अपना तंदूरी मोमोज की बिजनेस पर भी अच्छे से ध्यान देना शुरू कर देती है और खूब तरक्की करती है।